बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ आपका मेज़बान रज़ा सैयद हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका इख्तिताम हफ्ता अच्छा गुजरा होगा। नाज़रीन, इस इख्तिताम हफ्ता के ऊपर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू की जा सकती है, सियासत के हवाले से भी, स्पोर्ट्स के हवाले से भी, बजट के हवाले से भी। देखना यह है कि इस वक्त कौन कौन से ऐसे मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर हमारे आज का मुअज़्ज़ज़ पैनल गुफ्तगू करना पसंद करेगा। अहम तरीन जो ख़बर इस वक्त आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा वो ये कि अब से कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान और जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के दरमियान मुलाकात ख़त्म हुई है, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। इससे पहले कल एक अहम तरीन मुलाकात उस वक्त हुई कि जब रायबंड में जनाब बिलावल साहब की मोहतरमा मरियम साहिबा के साथ एक मुलाकात हुई, जिसके एजेंडे में जो बात सामने आई, जो पब्लिक के साथ शेयर की गई, वो ये कि बजट को अप्रूव नहीं होने दिया जाएगा, बजट को पास नहीं होने दिया जाएगा। नाज़रीन, बजट क्या होता है और बजट का पास होना हुकूमत के लिए और हिज़्ब इख्तिलाफ़ के लिए और आवाम के लिए किस किस्म के महर्रिकात लेकर आता है, इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब असलम खान साहब। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब अली परवेज़ मलिक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों बड़ी जमातों के अरकान इस वक्त हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। असम्बली का सेशन चल रहा है, बजट के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। ये वो बजट है नाज़रीन जिसको हिज़्ब इख्तिलाफ़ की तरफ से IMF का बजट कहा जा रहा है, जबकि हुकूमत इस बजट के दिफा और इस बजट की मंजूरी के लिए सरगर्म अमल नज़र आती है। हुकूमती जमात और उनके इत्तेहादियों का जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है वो ये कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ की तरफ से जो भी एहतजाज हो रहा है या इसके ऊपर जिस किस्म की भी क्रिटिसिज्म हो रही है, उसका असल मुहर्रिक अवामी मसाइल या आवाम की परेशानियाँ या महंगाई नहीं, बल्कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ के सरकर्दा रहनुमाओं की गिरफ़्तारी और उनके ख़िलाफ़ एहतसाब का अमल है। जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातों का ये कहना है कि एहतसाब का अमल सेलेक्टिव हो रहा है। हुकूमत के वो अरकान जो इसी तरह के मामलात और मुकदमात में नैब को मतलूब हैं, उनको ताहाल गिरफ़्तार नहीं किया गया, सिवाय अलीम खान साहब के, जिनको 100 दिन के बाद ज़मानत के ऊपर रिहाई दे दी गई। ये सारे मामलात नाज़रीन आपके सामने रोज़ाना ही रखे जाते हैं और इसके ऊपर गुफ्तगू भी होती है। मैं जिस सवाल के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा वो ये कि समझा जाता है, माना जाता है बात कि सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम ये आपस में कोरिलेटेड हैं। अगर जिन मुल्कों में सियासी इस्तेहकाम होता है वहाँ पर लाजमी तौर पर माशी इस्तेहकाम भी आता है, लेकिन अगर सियासत अदम इस्तेहकाम का शिकार हो तो सबसे पहले उसका जो निशाना बनता है वो निशाना होता है माशी अदम इस्तेहकाम की सूरत में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन के बाद मारिज़ वजूद में आई, 10 माह का अरसा गुजर चुका है। इस दौरान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो तमाम इशारे जो सर्वेज़ जारी किए गए हुकूमती इदारों की तरफ से वो आवाम के सामने हैं, सेल्फ़ एक्सप्लेनेटरी है, और उन तमाम इंडिकेटर्स को देखकर यही कहा जा सकता है कि 10 माह के दौरान मईशत मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है। मईशत में इस्तेहकाम नहीं आ सका, ऐसा इस्तेहकाम कि जिसकी तवक्का की जा रही थी। इसकी वजूहात शायद सबसे बड़ी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम ही को करार दिया जा सकता है। असलम खान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर आपको इस बात से इत्तफ़ाक़ है कि सियासी अदम इस्तेहकाम माशी अदम इस्तेहकाम की रूट कॉज है, तो क्या वजह है कि आपकी हुकूमत इस सारे मामले में वो किरदार अदा करने में अब तक कामयाब नहीं हुई कि जिसके नतीजे में सियासी माहौल डिफ्यूज़ हो सके और मईशत की तरफ आवाम की जो तवक्कुआत हैं, आवाम की जो नज़रें लगी हुई हैं, उसमें किसी किस्म की बेहतरी आ सके? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने मईशत की बात की है, मईशत डिपेंड करता है जनाब कि आप क्या ले रहे हैं क्या और दे रहे हैं, आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं और कितना रेवेन्यू खर्च कर रहे हैं। अब पिछले जो 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में, 25 सालों में जो कर्ज़ा यहाँ से लेके 5-6 हज़ार से लेके 31,000 तक पहुँचा, उसकी ज़िम्मेदार वो दोनों हुकूमतें हैं जिन्होंने बारी एक दूसरे के साथ बारी बारी खेला, अच्छा, मुका किया आसान अल्फाजों में। तो अब वो जाहिर सी बात है, जब 4,000 4,500 अरब आपका रिकवरी है, जिसमें से 2,500 अरब आपका सूद चला जाता है, बाकी सूबों को चला जाता है, तो उसके बाद आपके पास बचता क्या है? आप तो फेडरल तो खाली हो गया। फेडरल कहाँ से क्या कुछ करेगा? कुछ है नहीं करने के लिए, कुछ पैसे ही नहीं है। अगर ये हालात पहले वाले होते, 6,000 अरब पे रहते या 8,000 अरब पे रहते, 10,000 अरब पे रहते, तो शायद कुछ बेहतरी आती। लेकिन 31,000 अरब पे जाने के बाद
बेहतरी कैसे आ सकती है, उसको कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। मेरे ख्याल में कैबिनेट मीटिंग आपके के भी इल्म में होगा, ये दोनों साहब जो मेरे दोस्त बैठे हैं इनके भी इल्म में हर हफ्ते होती है। आज तक कभी भी इस पाकिस्तान की तारीख में कैबिनेट मीटिंग इतनी कभी भी नहीं हुई। क्यों होती है कि इसलिए कि उसको हमारे इमरान खान को डिलीवर करना है, चीज़ों को ठीक करना है, और वो ठीक करने के लिए आया है। इंशाअल्लाह ताला वो ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। और जहाँ तक आप मेरे सवाल का जवाब भी अगर आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, हम चलें, दोबारा आ जाते हैं आपके पास। आगा साहब, मेरा सवाल जो मैंने आपके तीनों के लिए है वो सवाल, तो ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी अदम इस्तेहकाम को जो को रिलेट करने वाली बात की गई है, इससे इत्तफाक करते हैं आप, ऐसा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, बात ये है कि जब आज मैं और अख्तर मेंगल साहब इकट्ठे पार्लियामेंट में अंदर जा रहे थे तो कुछ साथियों ने, दोस्तों ने उनसे एक क्वेश्चन किया कि क्रिकेट मैच के बारे में आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा जब क्रिकेट खेलने वाले ऐवान में होंगे, ऐवान वाले सिफारशी वहाँ होंगे, तो फिर ऐसा ही कुछ होगा। मसला ये नहीं है। मैं आपको देखें, यहाँ ये कहा जाता है कि जी क़यादत बंद है तो ये शोर कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो होने जा रहा है उसको भुगतना फिर इस 22 करोड़ अवाम ने है। ये पार्लियामेंट में जो 350-400 लोग जो यहाँ पर ऐवानों में बैठे हुए हैं, ये इनके ऊपर डायरेक्ट नहीं अफेक्ट कर रहा। डायरेक्ट अफेक्ट आएगा 22 करोड़ अवाम की जिनकी हम नुमाइंदगी करने हैं। यहाँ पर नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, इनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि आपसे जो काम लिया जा रहा है जी, वो काम आपको आने वाले वक्तों में इस कौम को भुगतना पड़ेगा। आपको नॉन पॉलिटिकल लोगों के, अभी पार्लियामेंट हमारे कुलीग कह रहे हैं कि डेली यानी वीकली एक इजलास होता है कैबिनेट का, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? कैबिनेट में आपने नॉन पॉलिटिकल बंदे रखे हुए हैं, जो उन्होंने दिए हुए हैं आपको आकाओं ने, उनसे आप मशावरत कर रहे होते हैं, वो कोई मैसेंजर या कोई बात पहुंचा रहा होता है। बेसिकली तो देखें, जो खान साहब ने बात की थी कि मैं इस पार्लियामेंट को अहमियत दूंगा, इस पार्लियामेंट को हैसियत दूंगा, आज अगर ये पार्लियामेंट में बैठे होते, हम उनसे बात कर रहे होते इस बजट के ऊपर और उनके लोग बैठे होते। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये चाहते ही नहीं है कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान की जो बेसिक नुमाइंदे हैं वो आए, इनसे बात कर सकें, इनसे डिबेट करें। अली वजीर और मोहसिन दावड़ ने इनका क्या बिगाड़ा है? लाए ना असेंबली में बिठाएं। वो जो आपने उनके खिलाफ जो इनलीगल प्रोसेस है वो आप कंटिन्यू करें। आप पार्लियामेंट में उनको हक दें जब तक वो मेंबर हैं। जब वो मेंबर नहीं रहे जो आप चाह रहे हैं, उसके बाद हम नहीं बात करेंगे। जनाब नवाब शाह से आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनको भेजे पार्लियामेंट, वो आए अपने लोगों की नुमाइंदगी करें, बात करें। इसी तरीके से अच्छा आगा साहब, इसमें कथा कलामी की माजरत, साद रफीक साहब हैं अभी, क्योंकि जरदारी साहब का रिमांड चल रहा है और जो रिवायात हैं पार्लिमानी, क्योंकि वैसे तो स्पीकर साहब के पास सवाबदीदी इख्तियार होता है उनका कि वो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करें, लेकिन जो रिवायात रही हैं पार्लिमानी वो ये रही है कि जो रिमांड के दौरान का जो अरसा होता है उसमें आम तौर से पॉलिटिशियंस को नहीं बुलाया जाता, सिवाय शहबाज शरीफ साहब के और जो आगा सिराज दुरानी साहब हैं। शाह साहब, बात ये है कि देखें, ये कोई आसमानी किताबों के अल्फाज नहीं है, ये रिवायत भी हमने और आपने बनाई है और ये मुल्क हमारे आपके लिए। हम ऐसी कोई गलत डिमांड, देखें जब मियाँ शहबाज शरीफ को इन्होंने गिरफ्तार किया तो मेरा हर फोरम पे एक ही बात थी कि ये कोई स्ट्रीट क्रिमिनल नहीं है कि क्राइम करके भाग गया, छुप गया, लीडर ऑफ अपोजिशन है। सही, मुझे 100 इख्तिलाफ है, मुझे 100 इख्तिलाफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत से, लेकिन जब एक आइन ने और कानून ने उनको इस चीज़ का प्रिविलेज दिया है, इस चीज़ का मौका दिया है, आप दें। इसी तरीके से मैं आज देखें, ये बड़ी अफसोस की बात है कि आप स्पीकर साहब के अल्फाज हैं कि ना करने जैसा हूँ ना बोलने जैसा हूँ, तो इससे ज़्यादा और समझने के लिए क्या चाहिए? तो इंशाअल्लाह कौम के साथ हमारी यही ख्वाहिश है कि हम साथ खड़े और
जितना मर्जी नॉन पॉलिटिकल लोग स्पीकर इसमें। साहब के जिन अल्फाज का आप हवाला दे रहे हैं, अगर आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा सियाक़ व सबाक़ भी बता दें, क्योंकि मेरे लिए भी ये खबर है। देखें जी, हमने पस मंजर क्या था हाँ, जो उन्होंने हमने स्पीकर साहब से वेरी फर्स्ट डे मैं उनके घर पे भी गया था डेलीगेशन के साथ, हम उनके पास गए, उन्होंने जबान दी कि ठीक है मैं इस ऑर्डर को जारी करूंगा। तो आज हमने कहा कि आप इस कुर्सी की तौकीर को ना पामाल करें, आपने जो कमिटमेंट की वो, या जो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप पश्तो बोलते हैं, पश्तो ज़बान के एक गैरतमंद कौम के आप फर्जंद हैं, तो उनकी इलाज रखें। तो यानी आपने उनको उनका वादा याद दिलाया, बिल्कुल ठीक, जिस पर उन्होंने ये बात पश्तो की लाज रखें, सही है। तो कानून की ये लाज उन्होंने रखें। पब्लिक के लिए बात कही है या ये प्राइवेट? एक मिनट, मेरे भाई ने एक सवाल किया जी। मैंने पहले क्या कहा, तौकीर कुर्सी का कहा ना, कुर्सी किसकी है? कानून ने वहां बिठाया हुआ ना। तो ये आप नॉन पॉलिटिकल लोगों का ये प्रॉब्लम है कि आप लोगों को समझ नहीं आती, हम पहले कानून की बात करते हैं। कानून सब जगह मुल्क, सारे मुल्क में है ना। सही। तो मैंने कानून की बात की है। नहीं, सिंध में अच्छा, कानून अली नहीं है। परवेज मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली, मेरा जो इंतहाई एक बेज़रर सा सवाल मैंने रखा हुआ है, अभी तक जवाब उसका नहीं आ सका, और मैं इस ख्वाहिश और काविश के साथ आपकी रूबरू पेश कर रहा हूँ उसको कि शायद आप उसका जवाब देना पसंद फरमाएं। बहुत शुक्रिया रज़ा साहब, सबसे पहले तो आपने आज बुला के मौका दिया कि अपना जो हम पॉइंट ऑफ व्यू है वो पेश कर सकें। जी। देखें, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि जब तक अगर मुल्क के अंदर पॉलिटिकल सर्टेनिटी नहीं होगी तो आप इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इस मुल्क के अंदर लेके नहीं आएंगे। और अगर आज तक ये बात किसी को मालूम नहीं थी तो उनको पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर जिस तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आदी हो गई है 11 महीने के अंदर, 10-11 महीने के अंदर, पिछले साल तकरीबन $2.5-3 बिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मैं MOUs की बात नहीं कर रहा हूं, माशाल्लाह उसमें तो PTI की हुकूमत की महारत है कि MOUs जहां जाते हैं वहां पे साइन करके आ जाते हैं, एक्चुअल मनी इन दी अकाउंट वो तकरीबन 50% रिड्यूस्ड है। तो इस पे तो कोई बहस ही नहीं है कि जब तक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल टेम्परेचर डिफ्यूज नहीं होगा, उनको एक माहौल के अंदर बेहतरी आती नहीं नजर आएगी, तो कैपिटल किसी मुल्क के अंदर नहीं आता। पर उससे पहले जो मैं आपने ओपनिंग में जो आजकल जो सेशन चल रहा है उसके बारे में बताया, और ओपनिंग में कहा कि बजट की डिबेट चल रही है। यकीन माने अगर डिबेट चल रही होती ना तो आगा साहब भी और मैं भी यहाँ पे बड़े मुतमईन बैठे होते। आपको पता है पिछले 4 दिन से, टेक्निकली डिबेट पिछले 4 दिन से हमारे दोस्त जो ट्रेजरी बेंचेस में बैठे हैं वो इस चीज के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब, जिनको आप जानते हैं बैग का इशू है, उनको आपने डाइस क्यों लगा के दिया हुआ है। वो कहते हैं कि ये डाइस वहां पे नहीं होना चाहिए और हम शहबाज शरीफ साहब को तकरीर नहीं करने देंगे। ये पॉइंट ऑफ व्यू, स्टेटेड पॉइंट ऑफ व्यू इनकी ह्यूमन राइट्स की जो वजीर हैं शीरीन मजारी साहब का ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। तो माशाल्लाह जिस ऐवान के अंदर आगा साहब को, खान साहब को मुझे लोगों ने इलेक्ट करके भेजा था कि वहां पे जाके हम इनका जो नाकिस बजट आया है उसको डिस्कस करते, इनकी कमजोरियां पिन पॉइंट करते और शायद एक बेहतर रास्ता इनको सजेस्ट करने की कोशिश करते, वहां पे हम आज ये बहस कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को बजट तकरीर के लिए डाइस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये एक बुनियादी बात थी जो आपकी ओपनिंग के अंदर मैंने करनी थी। दूसरी बात ये, मेरे भाई असलम खान साहब नहायत ही काबिल एहतराम के लायक हैं, बिकॉज ये मेहनत करके कराची से इलेक्ट होके आए हैं। मेरी गुजारिश सिर्फ इनको ये होगी कि इनकी अपनी हुकूमत ने 4-5 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश किया है। मेरे भाई को गुजारिश होगी कि खुद भी चैप्टर 9 पढ़ लें और वो चैप्टर 9 अपने वजीर आजम साहब को भी जरूर दिखा दें, क्योंकि जो इन्होंने नंबर बोले हैं उसका ना सर है ना पैर है। अब चैप्टर 9 क्या कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट का जो कर्जा है, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई वो 6000 अरब के करीब था, उसके बाद जब हमारी हुकूमत आई 14000 अरब के करीब हो गया, जब हम गए तो इनका इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट का कर्जा 24000 अरब के करीब था। जिसका मतलब क्या है कि हमने तकरीबन 10000 अरब के कर्जे लिए, उसके अंदर 12000 मेगावाट बिजली लगाई जो इनका इकोनॉमिक सर्वे फिर कहता है। उसके बाद 1700 किलोमीटर की मोटरवेज बनाई, उसके बाद तकरीबन 8000 किलोमीटर की सड़कें बनाई, ज़रबे अज़ब लड़े, गवादर लड़ा, सब कुछ किया, ये सारे काम हुए। और यकीनन इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट भी था जिसको फाइनेंस किया और ये उसके ऊपर कमीशन बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर अलग बहस कर लेंगे। माशाल्लाह इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो 10 महीने के अंदर 3900 अरब का कर्जा ले चुकी हुई है। एक ईंट नहीं किसी जगह के ऊपर नजर आती कि ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो हमने शुरू किया है। फिच जिसने कल परसों रिपोर्ट निकाली, इंटरनेशनल एजेंसी है, वो माशाल्लाह कहती है कि इमरान खान साहब की ये जो बेहतरीन हुक्मरानी है ये 2 साल के अंदर 10,000 अरब का कर्जा इस मुल्क के ऊपर चढ़ा देगी। तो माशाल्लाह मैं आपके फोरम से फायदा उठाते हुए कि यहाँ पे मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि बातों से मुल्क नहीं चलते,
इनसे कोई गवर्नेंस के ऊपर बात करो, अली परवेज चोर है, आगा रफीउल्लाह चोर है, इससे निजाम आगे नहीं चलेगा, लोगों के पेटों में रोटी नहीं जाएगी। काइंडली सीरियसनेस का इजहार करें। अब इनको जिस तरह से भी हुकूमत मिली है, मैं उस बहस में भी नहीं अब जाता कि सिलेक्टेड हैं या कितने वोट लेके आए हैं या क्या इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है। काइंडली हाथ जोड़ के इनके आगे कहता हूं, एहसास करें कि क्या जिम्मेदारी का इनको मौका मिला है, उसके अंदर लोगों की खिदमत करने की कोशिश करें। अगर हमने कुछ गलत किया था तो उसके लिए इस मुल्क के अंदर इदारे मौजूद हैं जो अपना एहतसाब करेंगे। ये काइंडली अपना काम करें। अगर इनको एहतसाब का इतना ही शौक था तो चेयरमैन नैब की नौकरी के लिए अप्लाई करते, क्यों प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए इन्होंने गुजारिश कर दी? तो काइंडली मुल्क की इश्यूज को देखें, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपके पिछले शो में यहां पे कहा था इनकी इस इनकॉम्पिटेंस की वजह से हमारी नेशनल सिक्योरिटी रिस्क के ऊपर है। आज न्यूज अखबार उठा लें, उसके अंदर सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जी हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल बनाने जा रहे हैं। तो माशाल्लाह ये तो इनकी काबिलियत है। गवर्नेंस की दास्तान, कर्जों की दास्तान, डीपीओ पाकपतन की कहानी, इमरान खान साहब ने कहा मैं कमर्शियल एयरलाइनर पे जाऊंगा, कट्टे बेच दिए, कट्टे ले लिए, मुर्गी दे दूंगा, मुर्गी बेच दूंगा। इस माइंडसेट से बाहर आए, ये कंटेनर पे नहीं है, हुक्मरानी करने की तरफ आए और मुल्क को आगे लेके चलें। हम इंशाल्लाह इनको कोऑपरेट करेंगे। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम जारी रखेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब असलम खान साहब, अली परवेज़ मलिक साहब ने कुछ आदाद शुमार के साथ सवालात उठाए हैं। मैं चाहूँगा कि आप अगर उसका कोई रिबटल देना चाहें, तसी करना चाहें उसमें तो। जी शुक्रिया। अली परवेज़ साहब ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, मैं उसको मानता भी हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं बहुत हद तक ठीक है। लेकिन बात यह है कि जो ये कह रहे हैं कि जी हमारी गवर्नमेंट ने ये किया, हमारी गवर्नमेंट ने वो किया, और फला चीज़ का जो बजट से ताल्लुक़ से की जो बात की वो चैप्टर 9 राइट जी, पब्लिक डेट का जो, हाँ, वो मैंने पढ़ी नहीं है। अगर पढ़ता तो मैं इस बात का ज़रूर जवाब देता। असल में इस चीज़ के लिए बजट का मामला ऐसा है कि उसके लिए बड़े एक्सपर्टीज़ चाहिए जिनको बजट के बारे में पता हो। हम नए लोग हैं, ये जो कि जैसे हमारे दोनों भाई कह रहे हैं कि हम नए लोग हैं, तजुर्बाकार नहीं है, बेशक नहीं है, लेकिन हम ईमानदार हैं। अच्छा, ये बात ज़रूर है। हम जो है ना लूटेंगे नहीं मुल्क को। हमारा प्राइम मिनिस्टर और जो हमारे, मैं सबकी बात तो नहीं करता, लेकिन 99% लोग ऐसे हैं जो इस मुल्क को लूटेंगे नहीं। आपके 1% लोग ऐसे हैं जो लूट सकते हैं इस मुल्क को। अच्छा, सबको नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल 99% ऐसे लोग हैं जो मुल्क को लूटेंगे नहीं। तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वही ईमानदार है। चोरी हम नहीं करेंगे, जो जिसने गलत किया। ईमानदार हैं या शोहरत ईमानदारी की है? जी, ईमानदार हैं या शोहरत ईमानदारी की? नहीं, ईमानदार आपके सामने ही है, आप देख लीजिएगा, वक्त आने दीजिए, टाइम आने दीजिए, मालूम हो जाएगा चीज़ों का। सही, क्योंकि पाकिस्तान में कहते हैं कि जो चोर वो होता है जो पकड़ा जाता है। ये असल में चाहते हैं कि जिस तरह से मुल्क चलता आया पिछले 30 सालों से, 40 सालों से वही चलता रहे, और इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। इनको क्यों रोक दिया? अच्छा, बजट के हवाले से थोड़ा सा आगाह कीजिएगा हमारे नाजरीन को कि क्या टाइमलाइंस हैं, जो आपको क्या लग रहा है बजट की अप्रूवल्स कब तक हो जाएंगी मुकम्मल? ये जो थोड़ी सी एक स्टैंड ऑफ सिचुएशन पैदा हुई है, इसको डीएस्केलेट होने में कितना वक्त नजर आ रहा है? अच्छा, मैं बजट की बात, आपकी बात से पहले एक बात, ये जो मुझे बात याद आ गई इनकी, आपके सामने ये बुक पड़ी हुई है बजट की, ये 2200 सफ़ातें, 2200 सफ़ात। अब जब तक ये पढ़ेंगे नहीं आप जी, और जो बजट असेंबली में बोली जा रही थी उसको आप सुनेंगे नहीं, तो आप पहले से नामंजूर कैसे कह सकते? सही, बहुत, ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है ना। इसको पढ़े बगैर, पहले आप पढ़े, पहले आप उसकी सुने बात कि वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, उसके बाद आप डिबेट करें, उसके बाद आप। अच्छा, होता ही है अब तक, जैसे दोनों भाइयों ने मेरे कहा कि जी ये तो शुरू से ही नहीं जी, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। अरे आप आते हैं असेंबली में, अपनी बातें करते हैं, हम चुपचाप सुन रहे होते हैं, उसके बाद बोलने के बाद जब हमारी बारी आती है बोलने की तो ये शोर मचा के। नहीं, वो उन्होंने एक पॉइंट उठाया था कि वो शहबाज शरीफ की सामने वो लगाने से, पोडियम रखने से आप लोगों को इतराज है जी। तो नाजरीन को बताइए तो शहबाज शरीफ सब क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? कायदे से उन्होंने नहीं, ये बताइए, मैं
जब वो सुनने का हौसला उनके अंदर नहीं है। अच्छा। आपने बजट सुना ही नहीं। ठीक है। आपने जब बजट सुना ही नहीं तो आप बोल कैसे रहे? ओके, जब आप हमारे कन्फ्रंटेशन वाली देखें बात ना, हो गई नहीं ये फिर देखिए जब हमारे इमरान खान को अगर बोलने नहीं देंगे तो स्पीच किस तरह खुलेगी, ये भी पूछें। खुलेगी ना, आप पहले सुन तो लो बजट में हो क्या रहा। बॉस, लीडर बजट ऑफ में द सुना नहीं ऑपोजिशन आपने? अगर स्पीच नहीं करेगा तो आपकी बजट डिबेट नहीं खुलेगी। नहीं तो हमारा जो हमारा लेके बात करूं, जी जी अगर जी, असलम भाई, असलम भाई अगर आप उनको बात करने दें, जिसकी स्टडी नहीं होगी कौम को नजर आ जाएगा। अच्छा, हम बात करें आपकी बात। अच्छा, आपकी बात करता हूं। आप कहते हैं बात करने दें, बात करने दिया, उसके बाद हमारी बारी आएगी ना बोलने की, ये सुनेंगे नहीं। आप इनमें बारी हौसला नहीं नहीं आएगी, आप ये गवर्नमेंट पहले में आपको पता है कि ये नहीं सुनेंगे। अभी तो यही हुआ ना। इनको पता आप है पिछला- गवर्नमेंट में इनकी आप पिछला बजट में रिकॉर्ड उठा के डिबेट देख करेंगे। लें, आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लें। आज ये कमिटमेंट कर लें कि हाँ जी, हम अगर बोलेंगे तो हम सुनेंगे भी। आप देखिए कल से सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं वादा करता हूं असलम आपसे। खान साहब, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि आप सब मिलके, तीनों जमातें और जो इत्तेहादी हैं आप सबके, वो सब मिलके शायद आवाम के सामने ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मौजूदा पार्लियामेंट है इसके ऊपर जो आवाम का एतमाद है वो उसको कम करना चाह रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपका कंडक्ट कर रहा है ये, नहीं, ऐसी ख्वाहिश बेशक नहीं होगी, लेकिन आपके कंडक्ट से लग रहा है। आगा साहब क्या कहेंगे इस पे? मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ जी कि मेरे पास 2 मिनिस्टर्स आए और एक और इनकी पार्टी वो कैबिनेट में नहीं है लेकिन बड़ी अहम सीट पे वो इस टाइम मौजूद है। उन्होंने मुझे कहा कि आगा साहब, कुछ लोग इस पार्लियामेंट को इतना बेतौकीर शो कर रहे हैं कि हमारी और आपकी ये सारी स्ट्रगल जो है वो 2 मिनट में आके जो है ना बूट वाले बहा के ले जाएंगे। हम उस तरफ जा रहे हैं, कौम को उस तरफ लेके जा रहे हैं कि कौम भी फिर कुछ करने और बोलने जैसी नहीं रहेगी। ये हम हो क्या रहा है इस पार्लियामेंट के साथ? तो मैंने कहा कि भाईजान, बात ये है कि आप गवर्नमेंट साइड से आप देखें। तो बोला यार बात ये कि उसने फिर मुझे मुखातिब किया, बोला आपको भी कह रहा हूँ और हमारी साइड से भी कह रहा हूँ कि कोई वो बंदा मुझे बता दो जो सेकंड टाइम पे पार्लियामेंट का मेंबर बना और इस किस्म की हरकतें कर रहा है। बोला ये सारे आप लोग जो है ना किसी आलाकार के हाथों खेल के इसकी बेतुकीरी कर रहे हैं और बड़ी इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। हिस्ट्री बड़े सख्त अल्फाज से आप लोगों को याद करेगी। तो जिसका ये मुसलसल अभी बजट की स्पीचें जब मैं देख रहा हूँ और जो माहौल हुआ ये कि हमारे उलमाए कराम जो MMS हैं वो खड़े हुए प्रोटेस्ट कर रहे थे किसी इशू पर, मजहबी पे, जिस पे मैं और मेरी पार्टी कभी भी हम इस चीज़ को नहीं चाहते कि इंसान गलती का पुतला है, इंसान से गलती हो सकती है। हम उस पर उसको कोई हैसियत नहीं रखते कि उसको काफिर और मुसलमान कहे। तो इसलिए हमने उस पर उनको मना किया। लेकिन गवर्नमेंट मुसलसल उसको इशू बना के तो बड़ी जाके मिन्नतें की। हमने कहा कि जी ये एक एजेंडे के तहत हमें इस पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे। आप लोग बराए मेहरबानी अगर खामोशी नहीं बैठ सकते तो बाहर चले जाएं, वॉकआउट कर लें। उन्होंने वॉकआउट किया, इन्होंने वही काम किया, क्योंकि जैसे ही वो गए ये सीटों से खड़े हो गए, लीडर ऑफ अपोजिशन को बात नहीं करने दी। वो दिन ज़ाया किया। आज हमने प्रोटेस्ट किया कि जी प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करें, हम जैसे ही बैठे और ये खड़े हो गए, उनको बात नहीं करने दे रहे। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये 1-2 दिनों में बड़ी अहम अपॉइंटमेंट्स भी हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लान है जो आगे जाके इंशाल्लाह आपको इसके सम्राट नजर आएंगे और पूरी कौम देखेगी। हाँ, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, मरियम साहिबा का, आज फजलुर रहमान साहब का, तमाम तीनों बड़े रहनुमाओं का जो नुक्ता सामने आ रहा है वो ये कि बजट को हम पास नहीं होने देंगे। एक बड़ा सादा सा सवाल है, वो ये कि ऐवान में सादा अक्सरियत तो हुक्मरान इत्तेहाद की है, फिर आप बजट को पास होने से कैसे रोकने में कामयाब होंगे? इसका कोई अज्जाए तरकीबी अगर आपने बना लिया है तो हमारे नाजरीन को आगाह कीजिए। देखिए, आज मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। जैसे आज हमारे पास मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आई। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी हम इस इशू पे आपके साथ हैं, पार्लियामेंट और रोड दोनों पे। ऑन रिकॉर्ड मेरे यानी पास बजट को पास होने से रोकने के लिए? नहीं, ये जो हमारे प्रोटेक्शन ऑर्डर के जो मेंबराज के हवाले से, अच्छा, इस पे बाकी इनके अलायंस सारे वो इस चीज़ के लिए वो है। अगर मैं आपको 2 चीज़ें अगर समझा सकूं या मैं सही अंदाज में उसको, अगर ये बजट पाकिस्तान के मुफाद में होगा ना तो ये कभी भी पास नहीं होगा। ये IMF के मुफाद में, और IMF का मुफाद इस टाइम उन लोगों के लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये पैसा आए तो इनको फारिग करके और फिर जो इस मुल्क में हमेशा होता रहा है कि 2-4 साल के बाद
फिर एक मजबूत किस्म की 10 साल 9 साल 11 साल की हुकूमतें आती रही है, उस चीज़ का इंतज़ार करें आप। ये सारा डुगडुगी जो है, ये ड्रामा, ये तो सारा कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। असल जो गवर्नमेंट वाले लोग आ रहे हैं वही खुद बजट भी पास कराएंगे, वही इनको। आगा साहब, इसमें दो नुक्ते आ गए अब सामने। एक तो ये कि अगर ये बजट IMF का बजट है, अगर के साथ कह रहा हूँ इसलिए कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की असेंबली में पेश हुआ है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं IMF का बजट है, आप भी कह रहे हैं, इत्तफाक करती है, हिज़्ब इख्तलाफ बाय एंड लार्ज इत्तफाक करती है। अगर ये बजट IMF का है और क्योंकि IMF का है इसलिए पाकिस्तान के फेवर में नहीं है, ये है आपका बयानिया, शेडो बजट क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? हिज़्ब इख्तलाफ अगर शेडो बजट लेकर आती तो कम से कम एक कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास यहाँ एक 200-250 सफ़े का एक डॉक्यूमेंट और रखा हुआ होता। देखिए, मैं आपको शेडो बजट हम जब लेके आते हैं, जब हम बजट सुनेंगे। नहीं, देखिए मैं आपको फिर बड़ी नहीं, शेडो बजट तो पहले आता है। देखिए, मैं आपको एक बड़ी, हमने जब इनकी सिचुएशन को देख लिया कि जब 22 साल से हम सोच रहे थे कि एक इकोनॉमी का इतना माहिर जिसको PTI अपना रोल मॉडल कहती थी। आपका इशारा असद उमर साहब की तरफ। जी, मैं नाम लूंगा आगे जाके। इनको तो 6-7 साल हुए इनको तो। असद उमर साहब को, जो PTI कहती थी कि अगर 2012 से हिस्सा बने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। 20-22 साल तो नहीं उनको। नून लीग में थे उससे पहले। पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के नीचे स्किल डेवलपमेंट कंपनी के वो हेड थे। हाँ, लेकिन नून लीग ने उनसे ये काम कभी नहीं लिया। बिल्कुल। तो बहरहाल इनके बकौल, खान साहब के बकौल कि जी ये हमारा इकोनॉमी से होगा और ये लेके आएगा और ये करेगा, जब वो फेल हुआ तो हमें ये बात समझ आया हो गई कि ये इन सियासी जो सामने चेहरे रखे हुए हैं ये इनका नहीं है, ये जो लेके आना चाह रहे हैं, तो वह हमारा ये बजट, हमारी ये बातें, ये सारी हवा में है। मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ, खुदा के लिए ये कौम होश के नाखून ले, ये जो हमारे दोस्त PTI वाले ये होश के नाखून ले, मुल्क को ऐसे अंधेरे की तरफ लेके जा रहे हैं जो भुगतना हम सबको पड़ेगा। लेकिन उस वक्त शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जैसे लोग थे जिन्होंने फांसी कबूल करके इस मुल्क को उस अंधेरों से बचाया, अपने ऊपर फांसियां ले ली, लेकिन मुल्क को अंधेरों में नहीं डूबने दिया। आज आपके पास वो लोग नहीं है, आज आपके पास वो लोग हैं जिनको तारीख ऐसा अच्छा नहीं कह सकती। अच्छा, ठीक है। अली परवेज़ मलिक साहब, आप क्योंकि बड़ी गहरी नज़र रखते हैं माशी मामलात के ऊपर, मुल्क की मईशत, और आप कंट्रीब्यूट भी करते हैं, शेडो बजट का ही सवाल मैं आपकी तरफ लेके आ रहा हूँ। अगर हुकूमत गैर संजीदा है, अगर हुकूमत ना तजर्बे, मैं फिर अगर लगा रहा हूँ गुंजाइश देने के लिए, अगर ना तजर्बेकार है, गैर संजीदा है, अहलियत की कमी है, तो फिर तो शेडो बजट बहुत ज़रूरी था। आप लोग क्यों नहीं लेकर आए? इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप भी इंजॉय कर रहे हैं सारी सूरत हाल को, कि क्योंकि हुकूमत से कुछ हो नहीं रहा तो अब आप भी इंजॉय कर रहे हैं सारी सूरत हाल? मैं शाह साहब, आपके सवाल के जवाब पे आने से पहले अगर 1 मिनट दे दें, मेरी अपने भाई से, नहायत ही काबिल एहतराम भाई है मेरे लिए, गुजारिश ये है कि ये ईमानदारी का दर्स यहाँ पे बैठकर टीवी के ऊपर प्लीज़ मत दें। ये 62 और 63 की जो बहस है ना, काइंडली ना छेड़ें। ऐसी पार्टी जिसकी लीडरशिप ATMs के ऊपर ऑपरेट करती हो, जिसके अंदर सनत याफ्ता लोग मौजूद हों जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, जिनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑल अपील्स हैव बीन रिजेक्टेड, जिनकी बेनामदार उनकी बहन की शक्ल के अंदर आगे आई हो, तो काइंडली ये दर्स टीवी पे ना दें। इस मुल्क के इदारों को मजबूत करें, उनको एहतसाब करने दें, वो जिसमें जो भी आता है, तो ये बहस काइंडली खत्म कर दें। अब मेरे भाई ने कहा कि एहतजाज कैसे कर रहे थे बजट बगैर सुने। रजा साहब, बात बड़ी सिंपल है। आप अगर उस हमारी डे की परफॉर्मेंस का हिस्सा देखें, पहले कुछ मिनट या 10-15 मिनट सब ने तहम्मुल से बजट सुना है। जब उसके बाद, हाँ चलें, आगा साहब ने मुझे करेक्ट किया, जब इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र आया तो एकदम से फिर मूड चेंज हो गया। जब इन्होंने बताया कि हम 1500 अरब के नए टैक्सेस लगाने जा रहे हैं, उसके बाद जो ये 1500 अरब लेना है हमने, इसमें 70% जो होगा वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा, जिसका मतलब है चीजों की कीमतें बढ़ा के हम गरीब आदमी की जेब से निकालेंगे। उस वक्त पीपल्स पार्टी ने भी, शहबाज शरीफ साहब ने भी और सारी ऑपोजिशन की पार्टियों ने यकजा प्रोटेस्ट करना शुरू किया। इस किताब को पढ़ के क्या करना है? जब मैं आपको बेसिक नंबर 2 बता दिए, जिसके बाद पता चल गया कि इस मुल्क के गरीब का कबाड़ा निकालने जा रहे हैं, तो उसमें कोई बहस नहीं है, बिकॉज जो स्ट्रक्चरल बातें होती हैं वही आपको देख के अंदाजा हो जाता है कि ये इमारत किस किस्म की बना रहे हैं। अब इसके बाद ये देखें, शेडो बजट के ऊपर आने से पहले मैं अभी भी मोतबाना गुजारिश करूंगा कि अगर इमरान खान साहब को इस मुल्क की अवाम का जरा सा भी दर्द है ना,
तो काइंडली इस इन्वायरमेंट को डिफ्यूज करें। शहबाज शरीफ साहब ने इनको पहले सेशन के अंदर ऑफर किया था चार्टर ऑफ इकोनॉमी। आज भी मैं इनको कहता हूं हाथ बढ़ाएं मियां नवाज शरीफ की तरफ, आसिफ जरदारी साहब की तरफ। ये सारे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, इनको ना अपना पॉलिटिकल विच हंट का टारगेट बनाएं। ये वो लोग हैं जिनके नाम के ऊपर मैं इलेक्ट होके आता हूं, जिनके नाम के ऊपर आगा साहब इलेक्ट होके आते हैं। हाथ बढ़ाएं, इस मुल्क के लीडरान हैं, उनके साथ बैठें, उनके सामने झूठ मत बोले, सारी चीजें सामने रखें और एक रोड मैप बनाएं जिसको हम आगे लेके चल सकें। प्रॉब्लम पता है क्या, जिस हुकूमत को माशाल्लाह आदत ये हो जाए कि हर जगह के ऊपर अपने दोस्तों को फिट करना है। आप ये रिसेंट जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है इसी के ऊपर देख लें, कितना मुश्किल था कि टीम को थोड़ा डिसिप्लिन के साथ रखना और ये इंश्योर करना कि वो टाइम पे होटल आ जाए। माशाल्लाह इनके दोस्त को पहले पीसीबी का चेयरमैन लगाया, उसके बाद इनके ही दोस्त ने रात को उनका मैच से पहले खाना रखा, उसके बाद सारी टीम को शीशा बार के ऊपर बिठा दिया और वहां पे नजर आता है जब मैच में विकेट कीपर और कप्तान साहब खड़े हो रहे हैं वो बासियां ले रहे हैं माशाल्लाह। तो ये जो टीम को डिसिप्लिन नहीं कर सके, मैच में जाने से पहले उनको बुरा भरा कहा, उनको कहा रेलू कट्टे बाहर निकाल दो, तो इनसे हम क्या उम्मीद रखें। अब जो आपने शेडो बजट की बात की, बिल्कुल हमारी पार्टी के अंदर इंटरनली डिस्कस हुआ था और अगर आप कहते हैं मैं इस फोरम के ऊपर आपको बता भी देता हूं कि वो क्या खतो खाल उसके थे जो हमने बनाए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसको हम शायद एक प्रेजेंटेबल फॉर्म के अंदर नहीं ला सके, बट हमारी जो, क्योंकि आपको पता है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने इमीडिएटली आफ्टर द बजट अनाउंसमेंट स्पीच भी करनी होती है। वो मुल्क में नहीं थे तो शेडो बजट कैसे बनता? नहीं, वो तो देखें उनकी टीम मौजूद थी ना, उनकी जो डायरेक्शन थी, पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो ये तो यू टर्न ले लेते हैं, हम तो आज भी अपने मैनिफेस्टो के ऊपर खड़े हुए हैं। तो शहबाज साहब की स्पीच के लिए हमने बिल्कुल वो कागज तैयार करके रखे हुए थे और अगर ये उनको बात करने दें तो इनको नजर भी आ जाएगा उसके खतो खाल क्या थे। देखें शहबाज शरीफ साहब का ये बड़ा क्लियरली एस्टैब्लिश्ड व्यू है कि इस मुल्क के अंदर जो वल्नरेबल सेगमेंट है उसको हमने प्रोटेक्ट करते हुए ग्रोथ लेड एक बजट प्रोवाइड करना है और ग्रोथ लेड जो बजट होगा वो उस वक्त आप कर सकते हैं जब आप इस मुल्क के जो बड़े 2-3 चैलेंजेस हैं उनको डायरेक्टली हेड ऑन टैकल करें। अब वो चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस आपके फिस्कल डेफिसिट का है, करंट अकाउंट डेफिसिट का है और आपका लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट का है। उसके ऊपर आपको मैं अगेन वही बात है रजा साहब, अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर लें तो देखें ये हर फोरम के ऊपर खड़े होकर कहते हैं कि जी हमने $5 बिलियन से करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर दिया। बताया जा रहा है हम गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। मरतबा फिर खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब असलफ़ खान साहब, एक तज्ज़ियाती सवाल है और ये अवामी तज्ज़िया है, इससे एग्री डिसएग्री करने का हक सबका है। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों यानी हिज़्ब इख्तिलाफ की दोनों बड़ी जमातें और फजलुर रहमान साहब भी, ये दरअसल चाह ये रहे हैं कि इनको कुछ ऐसी लेवरेज मिल जाए आपके ऊपर इस बजट सेशन के दौरान कि जिसकी मदद से ये अपने छोटे छोटे काम, छोटी छोटी सहूलतें, छोटी छोटी आसानियाँ हासिल कर लें और उसके नतीजे में आपको बजट पास करने का मौका मिल जाए। तो अगर यही है सारा मैच तो फिर आवाम क्यों टीवी के आगे बैठ के इस मैच को देख रहे हैं, वो कुछ और कर लें। छोटी छोटी से मतलब आपका कि ये पीपल्स पार्टी एंड नवाज लीग जी ये चाह रही है कि छोटे काम मिलने हैं, छोटे छोटी लेवरेजेस आपका मतलब इनको मिलें जिसके बदले में उनको सहूलतें मिल जाएं। एनआरओ मिल जाए। एनआरओ तो एक बहुत बड़ा वो तो एक इस्तिआरा बन गया ना वो। तो इनका देखिए जैसे मेरे दोनों भाइयों ने बोला कि जी साथ लेके चलें, साथ मिलके चलें, बेशक आए शुरू दिन डे 1 से आते, साथ मिलके चलते, साथ मिलके करते, लेकिन जो आप पे केसेस बने हुए हैं, जो आपके दौर में बने, जो आपके दौर में लगे, वो तो ख़त्म नहीं हो सकते ना। वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, वो इमरान खान के कंट्रोल में तो नहीं है ना, वो तो नैब के पास है। वो नैब से आपके अगर आपको एतराज़ है कि जी PTI के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके साथ आप करें, जाएं, एहतजाज करें, लोगों में जाएं, आप नैब के पास जाएं, आप उनके खिलाफ केस करवाएं, कोई मना थोड़ी कर रहा आपसे। अच्छा, आप बिल्कुल, आपका राइट है, आप करवाएं, बिल्कुल करवाएं, अगर उन पर बनती है तो नैब आएगी। नहीं तो आप इस तज्ज़िये से मुत्तफ़िक़ हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ का कोर फोकस ये है कि आपके ऊपर इनको कोई ऐसा लेवरेज मिल जाए जिससे इनके काम आसान हो जाए। हिज़्ब इख्तिलाफ का ये कोशिश तो इनकी यही है। अच्छा,
तो ये सारी जो महाजराई हो रही है सिर्फ इसीलिए हो रही है कि जो लोग पकड़े हुए हैं उनको किसी को प्रोडक्शन ऑर्डर मिल जाए, किसी को जेल में सहूलत मिल जाए, किसी की सज़ा के रिवीजन में सहूलत हो जाए, यही है ऑब्जेक्टिव, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यही चाह रहे हैं। अच्छा, आज इनके साथ दोस्ती हो जाए, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर इसकी कीमत, अगर ये ना देने की कीमत मुल्क की मईशत की तबाही है, तो फिर अवाम आप सब लोगों को किस नज़र से देखेंगे? नहीं, मईशत इंशाल्लाह तबाह होने नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, हाँ, हम उम्मीद है, क्या है आगे, क्या वे फॉरवर्ड है, क्या रिलीफ देने जा रहे हैं अवाम? रिलीफ, आप बजट पढ़ें, बजट को देखें और उसके बाद उसमें एनालाइज करें। अच्छा, मालूम हो जाएगा आपको उसमें क्या है क्या नहीं। बजट में तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वाज़ेह तौर पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो माजरत के साथ गदागर को भी देना पड़ता है इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो देखें हालात मुल्क की मईशत के हाल ऐसे हैं कि अगर टैक्सेस नहीं लगेंगे तो मुल्क चलेगा कैसे? पैसा मुल्क में कहाँ से आएगा? किसी से मांग के तो ला नहीं सकते ना कि लाओ दे दो, उधार दे दो। हाँ, ये अब दोनों के दोनों साहिबान जो गिरफ्तार हुए हैं, ये जो लूट के ले गए पैसे, अच्छा, असलम खान अगर ये ले आए वापस तो सही रहेगा। में इख्तिताम हफ्ता कराची मौजूद था, वहाँ पर एक पब्लिक फीडबैक मेरे पास आया। आपका भी इत्तफाक से कराची ताल्लुक है, आगा साहब भी कराची से हैं। कराची में आपने पुलिस वालों को, आपसे मुराद हुकूमत ने FBI के तवस्सुस से पुलिस वालों को इंस्ट्रक्शंस गई हैं कि रिहायशी इलाकों का सर्वे करके जितने भी लोग किराएदार हैं उनका डेटा बनाया जाए, उनके किराएनामे हासिल किए जाएं, उनके मालिक मकानों की, जो मालिक मकान हैं उनकी तफसील ली जाए, पेमेंट कितनी होती है, कैसे होती है। ये कराची में ये सिलसिला शुरू हुआ है। वाई ओनली कराची? मैं इस बात को बिल्कुल गलत कहता हूं कि ये सिर्फ कराची में नहीं आना चाहिए। अच्छा, पूरे पाकिस्तान। मैंने वो डॉक्यूमेंट देखा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये खबर मैंने भी पढ़ी थी जी, और मुझे भी इस बात का बहुत दुख है और अफसोस भी है कि ये खाली कराची क्यों, वाई कराची? तो अगर ये होना चाहिए सवाल है, तो पूरा कराची, पूरे पाकिस्तान होना चाहिए। इस बात पे, इस बारे में बात की जाएगी और हम करेंगे बात इंशाल्लाह। और इसको ये नहीं, आप हमारे नाज़रीन को कमिटमेंट दे रहे हैं, खास तौर पे जो कराची से देख रहे हैं उनको कमिटमेंट अगर होना चाहिए तो पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, सिर्फ कराची में नहीं होना चाहिए। अच्छा, पूरे मुल्क में इसको इम्प्लीमेंट करवाएं? पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट। आगा साहब, है आपके पास इसके ऊपर कोई तफसीलात? ये क्या मामला है जो जिसके ऊपर हुक्मरान जमात के मोअज़्ज़ज़ रुकन जो हैं वो भी हम आवाज़ हो रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए इस तरह? इनको हम आवाज़ नहीं होनी चाहिए, इनको एक्शन लेना चाहिए। शब्बर जैदी साहब जिस अंदाज में, शब्बर जैदी साहब भी कराची से ही ताल्लुक़ रखते हैं, जिस अंदाज में एग्रेसिव होते हैं वो ताजरान के ऊपर, हमारे मुल्क के उन मेरे लिए फ़ख्री हैं वो लोग जो इस मुल्क की इकानमी में रीढ़ की हड्डी का काम सही है। वो कराची वालों के बिजनेस से, कराची वालों की इकानमी से, कराची वालों की मेहनत से इस मुल्क को रेवेन्यू मिलता है। तो मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगा जिस अंदाज में शबर जैदी साहब उनको ट्रीट कर रहे होते हैं, वो वैसे भी ऐसा ही लग रहा होता है जैसे कोई उनका असल में वो थोड़ा सा उनका वहाँ रहा भी है ना, ग्रुपिंग वाली कहानी भी रही है। बहरहाल वो आगे जाके चीज़ें सामने आती रहेंगी, अब वक्त से पहले हो जाएगी बहुत सारी बात। लेकिन कराची के लिए मैं आपको देखें एक बात बताऊं, काश प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस होप से इस कराची वालों को दिलवाई है और इनको सीट देने वालों ने जिस अंदाज में इनको सीटें दी हैं, काश वो अब कुछ रहम भी कर ले कराची पे। बड़ी आसानी से जब हम बात करते हैं, ये कराची को पानी दो की बात करते हैं जी, मेरे हल्के में पानी का प्रॉब्लम है। आपने एक खुद साख्ता वाटर कमीशन हम पर मुसलत किया, एक ही वाहिद मुसलमान था, वो हानी मुस्लिम था क्योंकि नाम मुस्लिम था, वो हम पर मुसलत किया और जनाब वो काम किए। कोई उसके ऊपर भी कोई कमीशन बनाया, उसको भी चेक करें कि आपने 5 साल यहाँ पर ऐसी तैसी बेचारों के साथ। देखें, गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट, अथॉरिटीज के अंदर अथॉरिटीज, पावर्स के अंदर पावर्स। तो किस तरीके से अब एक सीट पे आप बैठे हैं, आप जो काम आपका कर रहे हैं वो मैं भी शुरू कर दूं, असलम भाई भी कर दे, मलिक साहब भी कर दे, तो ये कैसे चलेगा प्रोग्राम? सही है। हमारे साथ तो वो काम होता रहा है। मैं आपको फिर क्लियर बोल रहा हूं, अगर इनके आकाओं ने सिंध के साथ रहम ना किया तो फिर भूल जाएं ये वजीरिस्तान और बलूचिस्तान को कि जो फिर सिंध में होगा। खुदा के लिए सिंध पर रहम करें। मेरे आकाओं ने ये अपनी आकाओं की बात सिंध पर, आपके आकाओं की जिन्होंने आपको 14 सीटें दिलवाई हैं। सिंध कौन चला रहा है? हाँ, सिंध जो अली परवेज साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा रुकने कौमी असेंबली। अली परवेज साहब, ये अभी सर्वे की बात हो रही थी कि जी पुलिस की मदद से किराएदारों के सर्वे का, अब हो सकता है वो कोई पायलट प्रोजेक्ट हो या कराची से आगाज़ किया गया हो जिसकी वजाहत हुकूमत बेहतर दे सकती थी, लेकिन मैं समझ लें इनके बिहाफ पे
आवाम को वजाहत दे रहा हूँ कि शायद ये सब्बा जैदी साहब का इनिशिएटिव जो है वो एक पायलट इनिशिएटिव है। ये तरीक़ेकार ठीक है, पुलिस की मदद से इस तरह की डेटा कलेक्शन होनी चाहिए। शाह साहब, उससे पहले ज़रा जो बुनियादी बातें देखें, इन्होंने कहा कि ये एनआरओ की तलाश के अंदर है। मैं सिर्फ अपने भाई को और आपके इस चैनल के तवस्सुल से आवाम को याद दिला दूं कि मियां नवाज शरीफ वो लीडर है जिसने अपनी जान जोखों पे डाल के जुडिशल मूवमेंट चलाई थी और जुडिशरी को एम्पावर किया था, जिसकी वजह से आज ये उसके समरात कर रहे हैं। और बल्कि ये तो अब उन्होंने नई कहानी शुरू कर दी है कि उनके अब हाथ पैर काटने के ऊपर इन्होंने नई एक्सरसाइज शुरू कर दी है। और उसके साथ अपनी पर्सनल ट्रेजेडी, अपनी बेगम को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के अपनी बेटी के साथ, मरियम साहिबा के साथ यहाँ पे बोगस केसेस को फेस करने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ पे आए थे और कोई रिलीफ उन्होंने नहीं लिया था। आज वो रिलीफ इनसे मांगेंगे जो अपना फाइनेंस मिनिस्टर ना फायर करने का इख्तियार रखते हैं। हफीज शेख साहब को पहली दफा उस वक्त मिलते हैं जब उनको अपॉइंटमेंट लेटर देना हो, ये एनआरओ किसी को देंगे? मेरी फिर गुजारिश इनसे ये है, लोगों की तकलीफ का एहसास करें, हाथ बढ़ाएं अपना ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ, मियां नवाज शरीफ की तरफ, मियां शहबाज शरीफ की तरफ, आसिफ जरदारी की तरफ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ। इस मुल्क के वो सारे पेट्रियोटिक पाकिस्तानी हैं, हम दर्द रखते हैं इस मुल्क की तकलीफ का। हाथ बढ़ाएं ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब, क्योंकि अगर ये इस मुल्क को इकट्ठा समेटेंगे नहीं तो जो आगे फैसले करने पड़ेंगे उससे ये लोगों को और ज्यादा मुश्किल में डालेंगे। क्योंकि आज आपके प्रोग्राम में ये लिख लीजिएगा, ये जो बजट लेके आए हैं इसके बाद इस साल के अंदर कम से कम ये 2 बजट और लेके आएंगे, क्योंकि जो इनके चाल चलन है और इनके जो तरीकेकार हैं और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये लोगों को और मुश्किल में डालेंगे। तो हाथ जोड़ के गुजारिश है, मुल्क को समेटें। हम सब पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए सवान के अंदर आए हैं, सिर्फ टीएडीए लेने नहीं आए। जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि मुझे हालात का पता नहीं, मैं पीछे स्टैंडिंग कमेटियों का चेयरमैन जरूर रहा था पर मुझे हालात का नहीं पता क्योंकि मैं सिर्फ टीएडीए लेता रहा था। तो आए, मुल्क की खिदमत करते हैं, मुल्क को इस जो मुल्क के लोग हैं वो बहुत तकलीफ के अंदर हैं, उनकी तकलीफ का एहसास करें, एक रोड मैप दें और इस मुल्क को आगे लेके चलें। ये गुजारिश है मेरी। तो सही दामन वक्त में गुंजाइश खत्म होने के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को हमें यहीं पर मुकम्मल करना होगा। नाजरीन, पाकिस्तान के अवाम इस वक्त हुकूमत की तरफ, असम्बली की तरफ, हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ और उन तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि जिनके हाथ में मुल्क की मईशत के मामलात को सुधारने की जिम्मेदारी है। हुक्मरान और अपोजिशन, पार्लियामेंट किस तरह से अवामी तवक्कुआत को पूरा कर सकती है, कितनी संजीदा नज़र आ रही है, इनकी डायरेक्शन में कहाँ फ्लॉज हैं, इसके ऊपर खुल के गुफ्तगू हुई। नाजरीन का जो फ़ीडबैक है वो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इंशाअल्लाह उसको हम अपने प्रोग्राम्स में शामिल करते रहेंगे। मेहमानान गिरामी का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला। कल इंशाअल्लाह एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। जी पाकिस्तान के लिए।